अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। अब से चंद घंटे पहले जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो की आज की इम्पोर्टेंट की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से, जिनका ताल्लुक परवेज़ इलाही साहब के चीफ मिनिस्टर ना बनने से था, जहां डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने एक अजीब गरीब किस्म का फ़ैसला किया, 10 वोट्स को रिजेक्ट कर दिया PMLQ के चौधरी शुजात हुसैन साहब के ख़त का बहाना बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले को एब्यूज़ करते हुए, उसे एक्सप्लॉइट करते हुए। तो मैंने कहा था कि मैं चंद घंटों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर क्या जिम्मेदारियां आ गई हैं, किस किस्म का चैलेंज खड़ा हो गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, इस हवाले से एक अलग डीपर सब्सटैंटिव वीडियो करूंगा। ये वही वीडियो है जिसमें मैं चंद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उठाना चाहता हूँ। ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए क्यों एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चैलेंज को ना समझा तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत और पाकिस्तान में अदालतों के लिए जो ख़तरात हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले कि मुझे इस GVS न्यूज़ के चैनल पे ज्वाइन कीजिए। इस चैनल बनाने का मकसद ही ये है कि जो रिएक्टिव टॉपिकल डेली डेवलपमेंट्स होती हैं उनसे हट के जो ज़्यादा सब्सटैंटिव इशूज़ हैं, पॉलिसी ओरिएंटेड इशूज़ हैं, लीगल इशूज़ हैं, हिस्टोरिक इशूज़ हैं, उनके ऊपर बात की जा सके, तो मुझे इस चैनल पर ज्वाइन कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं, मेरे हाथ में कागज़ है जो मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है आज की डेवलपमेंट का। हम देखते हैं कि ऑन द फेस ऑफ इट तो ऐसा लगता है कि ये कहा जा सकता है कि पंजाब के असेंबली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी, जिनकी पर्सनैलिटी, उनका कैरेक्टर, उनकी शख्सियत, उनके इरादे जो हैं वो बहुत अरसे से मशकूक नज़र आ रहे थे, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, शरीफ ख़ानदान, हमज़ा के साथ और चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मिल के एक साजिश की है PTI के ख़िलाफ़ और परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़। परवेज़ इलाही की ज़ाहिर उनके वैसे भी बड़े डिफरेंसेस थे, जब परवेज़ इलाही स्पीकर थे, ये डिप्टी स्पीकर थे, दोनों के दरमियान बड़ी स्कर्मिश थी, और जिसका फ़ौरी तौर पे मकसद जो नज़र आता है ऑन द फेस ऑफ इट वो ये है कि हमज़ा शहबाज को पंजाब का चीफ मिनिस्टर रखा जाए। बात को बढ़ाएं तो नज़र आता है कि हमज़ा शहबाज को चीफ मिनिस्टर रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमज़ा शहबाज की हुकूमत गिर जाती तो फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी गैर महफूज हो जाती और बहुत देर तक नहीं चल सकती थी। फिर बहुत से लोगों के जहन में ये है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट गिर जाती तो फिर नवंबर के आखिरी हफ्ते में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन होनी है मिलिट्री चीफ के हवाले से, वो भी ख़तरे में पड़ सकती थी। आम इंतखाबात अक्टूबर में हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान ये चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट बहुत बड़ी पॉलिटिकल वेव उन्होंने जनरेट की है उसे वो कैपिटलाइज़ कर सकें। उस सियासी मोमेंट का वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी की वेव का, और वो चाहेंगे कि आम इंतखाबात अक्टूबर में हों, और अगर अक्टूबर में होते हैं तो फिर जो इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन होनी है जिसका निज़ाम की कंटिन्यूटी के साथ बड़ा ताल्लुक है वो भी ख़तरे में पड़ सकती है। और बाज़ लोग फिर इसको और इस पर बहुत सी डेवलपमेंट्स करते हैं। अक्सर लोग यहीं तक चीज़ों को कह के रुक जाते हैं और इसके आगे चीज़ों को देखने की कोशिश नहीं करते या उसको समझ नहीं सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान की कोर्ट्स के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत बड़े ख़तरात जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इस प्रेजेंट लेटेस्ट, वैसे तो क्राइसिस मसलसल चल रहा है, अगर आप देखें कि मार्च 2022 से जब से नो कॉन्फिडेंस की मूव शुरू हुई, उसके बाद से पाकिस्तान में कोई दिन, कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान एक सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस की ग्रिप में नहीं था। तो क्राइसिस के अंदर से क्राइसिस, क्राइसिस के अंदर से क्राइसिस जो है वो डेवलप हो रहे हैं। और उस वक्त से जो गुज़िश्ता ये 5 महीने गुजरे हैं, बिकॉज दिस इज़ नाउ ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द 5th मंथ, तो पाकिस्तान के क्राइसिस बढ़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तानी कौम जो है वो एक ज़हनी जज्बाती हिजान का शिकार है, जिसमें लोग ना तो ठीक तरह से सो सकते हैं, ना अपना कारोबारी ज़िंदगी पे फोकस कर सकते हैं, ना अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, ना ठीक खा पी सकते हैं, ना तफरीह कर सकते हैं। उनकी तमाम तर ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब हुई है। जब लोग डिस्टर्ब हैं तो उनका कारोबार डिस्टर्ब है, उनके बिजनेसेस डिस्टर्ब हैं, उनकी एक्सटर्नल लाइफ डिस्टर्ब है, और जब कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा या उसकी अक्सरियत जो है वो एक ज़हनी हैजान में है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो उस मुल्क की इकॉनमी पे पड़ता है। तो लोग कई दफ़ा इकॉनमी को बिल्कुल एक सोललेस स्टेटिस्टिक्स के तौर पे देखने की समझने की कोशिश करते हैं, ख़ास करके जो बैंकर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। लेकिन किसी भी मुल्क की मईशत का, वहाँ की जो साइकोलॉजी है लोगों की, जो कलेक्टिव इज्तमाही
नफ्सियात है उसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, बिकॉज इकनॉमिक्स जो है वो कोई प्योर मैथमेटिकल एलिमेंट नहीं है कि उसको आप इंसानी ज़िंदगी से ला ताल्लुक नहीं कर सकते। तो अब जो क्राइसिस की जो सिचुएशन चल रही है इसने पाकिस्तानी कौम को ज़िच करके रख दिया है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल नोज डाइव के ऊपर है। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स बहुत बुरी तरह से मुतासर हैं। लोगों ने ऑर्डर प्लेस किए हैं तो उसकी एलसी की कॉस्ट जो है बहुत ऊपर चली गई है। एक्सपोर्ट की फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद होती चली जा रही हैं और ये तमाम मामला जो है में से अक्सर आपके सामने है। जब हम इस सारी सूरत हाल को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर ये हैजान की सी कैफियत और ये जो एक गैर कुदरती गैर फितरी पॉलिटिकल ऑर्डर जिसको ताकत के इस्तेमाल से फियर एंड फोर्स की प्रोजेक्शन से पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट किया गया है, नाफिज किया गया है और इसे कंटिन्यू किया जा रहा है और जिसकी सियासी हैसियत और हकीकत जो है वो बाय द डे ख़त्म होती चली जा रही है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बल्कि एक तरह से अगर आप 17 जुलाई 2022 के ज़िमनी इंतखाबात देखें पंजाब के, तो अगर ये सूरत हाल कंटिन्यू करती है तो पाकिस्तान में जो पूरा प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, रूल ऑफ लॉ का और कोर्ट्स का, वही फोल्ड हो सकता है। तो अब जो हम और ये वो बैकग्राउंड तनाज़ुर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पिटिशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अब से चंद घंटे पहले 186 लोगों के सिग्नेचर से जो 186 मेंबर हैं पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली के, वो तमाम मेंबरान जिसमें पीटीआई के मेंबर हैं और 10 पीएमएलक्यू के मेंबर हैं जिन्होंने परवेज़ इलाही के लिए वोट डाला था और वो 10 वोट उनमें से रिजेक्ट हो गए, वो तमाम एक पिटिशन लेके लाहौर की सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में पहुंचे। वो पिटिशन वहाँ समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे लिटरली एक दिन के अंदर इसे सुने और निपटाए, बिकॉज इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं, बिकॉज ये जो मूव की गई है, जिस किस्म का एक पॉलिटिकल ऑर्डर इम्पोज किया गया है और उसे एक ताकत के इस्तेमाल से फियर और फोर्स के, यानी फियर इम्पोज करके और फोर्स की प्रोजेक्शन से आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके ख़तरात में पाकिस्तान की पूरी डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस और जर्नी है यही फोल्ड हो सकता है। अभी ख़तरात क्यों हैं आपकी नज़र में अगर नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपके नॉलेज में होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डेफिनेटली इस पर सोचना पड़ेगा कि ये कौन से अनासर हैं जिनकी वाइट वीगोज़ जगह जगह पे नज़र आती हैं। जब लाहौर में लोग पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए लिबर्टी चौक पे निकले, फिर खबर आई कि एक वाइट वीगो वहाँ पे अपीयर हुई और वाइट वीगो ने हवाई फायर किए जिसकी गोलियों के खोखे जो हैं शेल्स के, वो भी टेलीविज़न चैनल्स दिखा चुके हैं। अगर यही किसी मगरबी मुल्क की बात तो छोड़ दें, ज़ाहिर है कि बरतानिया, अमेरिका या किसी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में अगर एक वाइट वीगो पीसफुल प्रोटेस्टर्स के करीब आती है, उन्हें खौफजदा करने के लिए हवाई फायरिंग करती है, फिर वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है, एक ऐसी वाइट वीगो जिसको टेलीविज़न के कैमरास के लोगों के मोबाइल फ़ोन्स उसे कैप्चर करते हैं, तो चंद घंटे या थोड़ी ही देर में वहाँ की उस शहर की पुलिस इस वाइट वीगो को ढूंढ निकालेगी, उस लोगों को गिरफ्तार कर लेगी, उनको टेलीविज़न चैनल के कैमरास के सामने उनको पेरेड करवाएगी। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ को तो छोड़ें, अगर पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी एक पीसफुल प्रोटेस्टिंग क्राउड जो है वो दिल्ली में कहीं इकट्ठा हुआ है किसी स्क्वायर में और वहाँ पर एक वाइट वीगो क्रिमिनल तरीके से हवाई फायर करती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चंद घंटों के अंदर दिल्ली की पुलिस भी उस वाइट वीगो को, उसके अंदर बैठे हुए मुजरमों को ढूंढ निकालेगी। क्या वजह है कि ऐसी वाइट वीगोज़ जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत सोचने का मुकाम है, बहुत सोचने का पॉइंट है कि लाहौर में अपीयर होने वाली वाइट वीगो जो खौफ व हरास मचाने के लिए आती है, उसे लाहौर की पुलिस या पंजाब पुलिस जो है वो क्यों जो है डिस्कवर नहीं कर पाती है। और ये कोई पहली वाइट वीगो नहीं है। फिर हम ये सुन रहे हैं कि अब हुकूमत ने पंजाब रेंजर्स को तलब कर लिया है, बावजूद इसके कि पहले एक हैजान पैदा किया जाता है, फिर उस हैजान या उस पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के ख़िलाफ़ जब लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने सड़कों पे निकलते हैं, जो उनका जमहूरी हक है, एक ऐसा जमहूरी हक जिससे इनफैक्ट डेमोक्रेसी का तसलसल रहता है, माशरा तरक्की करता है, तो फिर उन लोगों को डराने के लिए, हरास करने के लिए रियासती ढांचे को, कोअर्सिव एपरेटस को अनलीश किया जाता है। और रेंजर्स को, जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है, उसे लोगों के सामने बार बार लाके खड़ा करना, जैसे 24 और 25 मई को उसका इस्तेमाल किया गया, ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीरेल करने के मतरादफ है। अगर ये चीज़ें इसी तरह से होती रहेंगी तो मुझे बहुत शक है और बहुत खौफ है कि अगर अदालतें इस प्रोसेस का रास्ता नहीं रोक सकेंगी, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो मार्च 2022 से 5वें महीने में मसलसल चल रहा है, तो पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर है ये बहुत देर तक जारी नहीं रह सकेगा। और अदालत उज़्मा और पाकिस्तान की अदालतें, कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, तमाम इस डेमोक्रेटिक ऑर्डर के नीचे ही काम कर रहे हैं। अगर ये डेमोक्रेटिक ऑर्डर ग्रेजुअली अनफोल्ड हो जाता है
گریجولی کلیپس کر جاتا ہے، یہ کوئی اور شکل اختیار کر لیتا ہے، یا ہیجان یا لا اینڈ آرڈر یا کیوس کی سچویشن جو ہے ایک نئی ریالٹی کو، ایک نئے پولیٹیکل آرڈر کو جنم دیتی ہے، تو جہاں پاکستان میں ہم سب لوگوں کے ہیومن رائٹس اور ڈیموکریٹک رائٹس جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، جس میں میڈیا سب سے آگے ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہیں عدالتیں بھی اس پروسیس آف ایروژن سے بچ نہیں سکیں گی۔ یہاں میں کچھ ایگزامپلس کے ذریعے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ کس طرح 1954-55 کے اندر جو فیمس مولوی تمیز الدین کیس ہے، مولوی تمیز الدین اس وقت پاکستان کی جو اسمبلی تھی، جو نیشنل اسمبلی تھی، اس کے اسپیکر تھے، ان کا تعلق فارمر ایسٹ پاکستان سے تھا۔ اس سے پہلے خواجہ ناظم الدین صاحب کی جب انہوں نے یہ کیس وہ لے کر آئے سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اور سبسیکوینٹلی یہ اس وقت پاکستان کی جو فیڈرل کورٹ تھی یا وفاقی کورٹ تھی، اس وقت سپریم کورٹ نہیں ہوتی تھی 1954-55 میں، سپریم کورٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو بعد میں کریٹ ہوا تھا۔ تو یہ کیس مولوی تمیز الدین کیس جو مشہور کیس ہے، یہ پھر سپریم کورٹ آف یعنی اس وقت کی جو فیڈرل کورٹ ہے اس کے سامنے آیا تھا۔ لیکن کیس تھا کیا؟ کیس وہ تھا جہاں اس وقت کے طاقتور گورنر جنرل غلام محمد نے اسمبلی کو ڈسمس کر دیا، اسمبلی کو ختم کر دیا۔ اس سے پہلے ایک پاپولرلی ایک الیکٹڈ جو پرائم منسٹر خواجہ ناظم الدین، جن کا تعلق بھی فارمر ایسٹ پاکستان سے تھا، اور یہ بھی ذہن میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کی جو ڈومیننٹ مسلم لیگ پولیٹیکل فورس تھی، اس کی اوریجنز اور روٹس جو ہیں وہ فارمر ایسٹ پاکستان میں تھے، اس کی روٹس پنجاب میں نہیں تھے، خیبر پختونخوا میں نہیں تھے، اور سندھ میں نہیں تھے۔ تو جب اس ڈسمسل کو اور ڈسولیوشن کو، گورنر جنرل کے اقدام کو مولوی تمیز الدین خان نے، جو کہ اسمبلی کے اسپیکر تھے، اسے سندھ ہائی کورٹ میں جو کراچی میں تھی، اس وقت کیپٹل بھی کراچی میں تھا، اسلام آباد ابھی نہیں بنا تھا، اسے چیلنج کیا۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ گورنر جنرل کے اقدام غیر قانونی تھے، ان کانسٹیٹیوشنل تھے، انہیں کالعدم قرار دیا۔ یہ وہ فیصلہ تھا سندھ ہائی کورٹ کا جس کے خلاف اس وقت کی وفاقی حکومت اور گورنر جنرل جو ہیں وہ فیڈرل کورٹ میں گئے۔ فیڈرل کورٹ کو ہیڈ کرتے تھے چیف جسٹس جناب جسٹس منیر اس کو ہیڈ کرتے تھے، ان کے ساتھ ٹوٹل بینچ 5 ججز کا تھا، جس میں 4 ججز جو تھے انہوں نے مل کے ایک میجورٹی ڈیسیجن لکھا، اور ایک کرسچن مائنورٹی جج تھے جسٹس A.R. کارنیلیس، جنہوں نے اس ڈیسیجن سے ڈس ایگری کیا۔ لیکن اس ڈیسیجن میں سندھ ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا اسے وفاقی کورٹ نے، فیڈرل کورٹ نے انویلڈ قرار دیا، اور جو آرگیومنٹ اور ریزننگ ڈیولپ کی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ ریزننگ یہ ڈیولپ کی کہ گورنر جنرل جو ہے وہ ریزننگ ڈیولپ کی کہ پاکستان ایک سوورن پارلیمنٹری ڈیموکریسی یا ایک سوورن ریاست ہے ہی نہیں، پاکستان برٹش کامن ویلتھ کا حصہ ہے، اور گورنر جنرل جو ہے وہ انسٹرومنٹ ہے، ریپرزنٹیٹیو ہے، ٹول ہے، اور وہ کراؤن کی یعنی برٹش کراؤن کی پاور کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ پاکستان سوورن نہیں ہے، پاکستان برٹش کامن ویلتھ کا حصہ ہے، گورنر جنرل جو ہے وہ برٹش کراؤن کی پاور کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور پھر گورنر جنرل کے جو اقدامات ہیں انہیں در حقیقت اس طرح سے کورٹس کے اندر چیلنج جو ہے نہیں کیا جا سکتا۔ اور مزید اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے جو آسٹرین جورسٹ تھے ہینس کیلسن، ان کی جو تھیوری تھی لا آف نیسیسٹی یا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی، اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا، اس کے اوپر اس فیصلے کو بینک کیا گیا، اور اسی طرح سے جو ہنری بریکٹن جو ایک میڈیول جورسٹ ہیں، ان کے آئیڈیاز کو بھی ایکسپلائٹ کیا گیا، اور وہاں سے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر دا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی اور لا آف نیسیسٹی جو ہے وہ انوینٹ ہوا، جس کو سبسیکوینٹلی پاکستان کی سپریم کورٹس نے اور پھر بعد میں بنگلہ دیش کی سپریم کورٹس نے استعمال کیا ملٹری انٹرونشنس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور انہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ پاکستان کی لیگل ہسٹری، بار ایسوسیشنس کی ڈبیٹس کو دیکھیں، کتابوں کو دیکھیں، جو لکھا ہوا لٹریچر ہے، تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ مولوی تمیز الدین خان کیس جو ہے، جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کا استعمال ہے، وہ پاکستان کی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا ایک تاریک چیپٹر ہے جہاں سے تمام خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں۔ بادی و نظر میں اگر آپ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو دیکھیں، لا آف نیسیسٹی کو دیکھیں، اور ہینس کیلسن کا جو پرنسپل کانسیپٹ اور آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک سکسیسفل ریولیوشن ایک نئے پولیٹیکل آرڈر کو جنم دیتا ہے جو اپنا لا اور اپنی حقیقت کریٹ کرتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، ہین کیلسن کی بیسک تھیوری اور کانسیپٹ میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا یا برٹش فورسز کا دلی پہ قبضہ ہو جائے یا بنگال پہ قبضہ ہو جائے، اور کوئی قاضی وقت جو مغل کورٹ بچی ہو اور اس کا کوئی قاضی ہو، وہ ایک اپنا آرڈر کرنا چاہے مغل قانون کی مدد سے، تو کوئی فورس، کوئی طاقت ایسی نہیں ہوگی
कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होगा स्टेट के पास कि वो उस काजी और उस अदालत के फैसले को इम्प्लीमेंट कर सके। तो वहाँ तो आपको हैंस कैल्सन का जो लॉ ऑफ नेसेसिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी समझ आता है कि बज़ाहिरन जो चीज़ लीगली जस्टिफाइबल नहीं है वो अब एक नए पॉलिटिकल ऑर्डर में, एक ऐसे नए पॉलिटिकल ऑर्डर में जिसको एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन या टेक ओवर ने, ये कू डेटा ने, ये रेजीम चेंज ने जन्म दिया है, वहाँ पर हैंस कैल्सन का जो पूरा ऑर्गन है वहाँ फिट होता है लॉ ऑफ नेसेसिटी या डॉक्ट्राइन नेसेसिटी का। लेकिन जहाँ सिचुएशन 1955 में जस्टिस मुनीर के सामने थी, वहाँ हैंस कैल्सन का जो लॉ ऑफ नेसेसिटी या डॉक्ट्राइन नेसेसिटी है उसकी कोई गुंजाइश एग्जिस्ट नहीं करती थी। हम अब ये जानते हैं हाइंडसाइट में कि जस्टिस मुनीर की ज़ाती वजूहात थी, वो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के साथ उनकी दोस्ती थी, वो एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, उनका आपस में ताल्लुक़ था, और ये फ़ैसला जो उन्होंने करवाया उस वक्त पाकिस्तान की फ़ेडरल कोर्ट से, ये उन्होंने अपनी ज़ाती नैरो खुदगर्दाना कंसिडरेशंस पे किया, जिसको उन्होंने हैंस कैल्सन की थेरी से या ब्रैक्टन की थेरी से उसे कवर करना चाहा, उसको एक फ़िलोसॉफिकल डायरेक्शन दे दी। और फैसले में ये भी अजीबोगरीब चीज़ लिखती कि पाकिस्तान एक सॉवरन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या सॉवरन स्टेट है ही नहीं। हालांकि नेबरिंग इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुआ था, वो अपने आप को सॉवरन समझ रहा था, लेकिन पाकिस्तान की फेडरल कोर्ट ये कह रही थी कि पाकिस्तान ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का एक ऐसा हिस्सा है जो सॉवरन नहीं है। यही वो चीज़ है जिसके खिलाफ माइनॉरिटी के अपोजिंग जजमेंट उस वक्त जस्टिस A.R. कॉर्नेलियस ने लिखी थी, जिनका आर्गूमेंट ये था कि बाय ऑल मीन्स ऑफ लॉ एंड एप्लीकेशन पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है और उसकी अपनी सॉवरेनिटी जो है वो एक्सरसाइज करता है डिस्पाइट बीइंग पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। लेकिन वो जो फैसला था, जो काला फैसला था, जो तारीख फैसला था, जब जस्टिस मुनीर ने अपनी खुदगर्जी में या अपनी कम हिम्मती थी नहीं, वैसे हमें इन द हाइंडसाइट अच्छी तरह से पता है कि जस्टिस मुनीर के सामने कोई ऐसी मजबूरियां नहीं थी कि वो फैसला करते, कोई मार्शल लॉ लगा हुआ नहीं था, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हुआ हुआ नहीं था, और जस्टिस मुनीर ने अपनी ज़ाती खुदगर्जी के अंदर वो काला फैसला किया, वो तारीख फैसला किया, जिसने सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है उसे डिरेल कर दिया। उसके 3 बरस के बाद ही पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया, बड़ा तारीख दौर, अंधेरी रात का आगाज़ हुआ जो कभी ठीक तरह से पाकिस्तान में ख़त्म हुई नहीं। और जब ये अंधेरी रात और तारीख रात का जब सफ़र चला, तो जहाँ पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़, आज़ादी सहाफ़त, सिविल सोसाइटी, इन तमाम चीज़ों को सफ़र करना पड़ा, वहीं पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, उन्हें भी सफ़र करना पड़ा। वो भी सॉवरन ना रह सके, वो भी खुद मुख्तार ना रह सके, वो भी आज़ादाना तौर पे काम ना कर सके। उसी किस्म का एक ख़तरनाक मोमेंट इस वक्त हमारे सामने है, जब हम ये देखते हैं कि वीगोस हवा में फायर करते हुए लोगों को डराने की कोशिश करती हैं, वो लोग पकड़े नहीं जाते। जब हम देखते हैं कि सहाफ़ियों को उनके ख़िलाफ़ दर्जनों मल्टीपल FIRs मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हो जाती हैं, सिंध में हो जाती हैं, बलूचिस्तान में होती हैं। जब हम देखते हैं कि गुज़श्ता 4-5 बरस में, बल्कि शायद 10-15-20 बरस में ऐसा नहीं हुआ कि प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर्स एंड जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ FIRs हुई हों, उनको तरह तरह के रियासती इदारे उनको नोटिस दे रहे हों, अननोन टेलीफोन नंबर से उनको थ्रेट्स दी जा रही हों। उसके बाद एक प्रोमिनेंट सहाफ़ी जो है टेलीविज़न एंकर पर्सन को गिरफ़्तार कर लिया जाए, उसको हथकड़ियाँ लगाई जाएँ, उसको सलाखों के पीछे कोठड़ियों में रखा जाए, उसको अदालत और शहर जो है फिराया जाए। फिर हम देखें कि किस तरह से लोगों के चादर और चार दीवारी की पामाली हो। 24 और 25 मई को पूरे पंजाब में सैकड़ों घरों के अंदर पुलिस रेड करे, हज़ारों लोगों को मारा पीटा जाए, सैकड़ों लोग गिरफ़्तार हो जाएं। और ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक प्रोसेस ऑफ इरोजन ऑफ द सिविल राइट्स जो है वो बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में आगे जा रहा है, जहाँ कहीं अदालतों के फ़ैसलों को इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को एब्यूज़ किया जा रहा है। ये वो सूरत हाल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज की जो डेवलपमेंट्स हैं 22 जुलाई 2022 की, इन डेवलपमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बहुत ही एहतियात से, बहुत ही तरीके से परखना पड़ेगा, बहुत सूरत से, बहुत तेज़ी से इसका फ़ैसला करना पड़ेगा। बिकॉज पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी को, ह्यूमन राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को टेक ओवर करने की एक ग्रेजुअल कोशिश हो रही है, और 5 महीने से ये मसलसल प्रोसेस जो है ये एडवांस हो रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। यही मैं चीज़ समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू।